अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे होंगे कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन ओटी रूम के अंदर मुझे आना था। स्पेशल परमिशन मैंने डॉक्टर साहब से ली, तो उनका एक तरीक़ेकार था, कुछ रूल्स थे। तो गाउन पहना दिया गया मुझे। ऑपरेशन ओटी रूम के अंदर जो है ना, कोई भी आम बंदा अलाउ नहीं होता। हमें सर की परमिशन के ऊपर जो है ना, यहाँ पे लाइव कवरेज के लिए अलाउ किया गया है। तो अब हमें गाउन पहना दिया गया ऐसे तरीके से। जी, अभी हमने इसको क्लीन करना शुरू कर दिया है पायोडीन से, ठीक है? ठीक। उसके बाद हम जो है ना इसको लोकल एनेस्थीसिया देंगे, पीछे बैक साइड से, जहाँ से हम ग्राफ्ट वगैरह निकालेंगे डोनर साइड से। उसके बाद जो है ना, हम ये ग्राफ्ट निकाल के आगे जो है ना इम्प्लांट करेंगे। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएँ कि जो डोनर साइड से जो हम ये निकालते हैं, तो ये जहाँ पे ज़्यादा बाल होते हैं वहीं से हम बाल निकालते हैं। अगर किसी क्लाइंट के बाल वैसे ही कम है पूरे यानी कि सर के ऊपर, तो फिर उसका क्या तरीक़ेकार होता है? उसके तरीक़ेकार यही होता है कि हम पहले तो कोशिश करते हैं कि डोनर से हमें जितने भी ग्राफ्ट मिलें तो वो बहुत अच्छा है। ठीक। नहीं तो हमें सेकंड ऑप्शन जो होता है वो होता है बीएड का। जी। फिर हम बीएड से जो है ना वो ग्राफ्ट लेते हैं, ठीक। ताकि उनका एरिया जो भी हो वो कवर हो जाए। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा आपसे और हुँ। है कि ये तो ट्रांसप्लांट जो हम कर रहे हैं, ये तो यानी कि बीच में जिस जगह पे बाल कम होते हैं, तो उसका एक ऑपरेशन करके बाल लगाए जाते हैं। अगर कोई नेचुरल तौर पे है ही गंजा, यानी कि पूरे उसके बाल है ही नहीं, हुँ। उसका क्या तरीक़ेकार है? वो उसके उसके लिए भी ट्रांसप्लांट यानी कि होगा, काम करेगा? हाँ, दो मेन चीज़ है कि डोनर एरिया मस्ट है। अगर डोनर एरिया डोनर मस्ट है। एरिया होगा तो हम काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक मेडिकल में किसी दूसरे का बाल किसी को नहीं लग किसी सकता है, ठीक। ठीक है? तो इसका अपना ही डोनर एरिया होना चाहिए। जो भी बाल लगवाना चाहेगा उसका अपना डोनर एरिया होगा, उसके बाद हम जो है ना उसको लगा सकते हैं। और ये छोटी-सी निडल है जो इंसुलिन है, ये हम यूज़ करते हैं। इसमें 1 या 2 में क्लाइंट को जो है ना वो असर होता है थोड़ा बहुत। ये खुद ही शुगर वाले लोग पेट में लगाते हैं, खुद ठीक, ही ठीक है, लगाते हैं, ठीक, ठीक है? ठीक। तो इसमें कोई दर्द या पेन नहीं होता। और मेन चीज़ यही है कि 1 या 2 होने के बाद इनकी स्किन जो है ना पीछे सुन्न हो जाती है, और उसके बाद क्लाइंट को पता भी नहीं चलता कि उसका ट्रांसप्लांट कैसे हो रहा है। और ये सुन्न खत्म होएगा फिर पता चलेगा? अच्छा, सुन्न ये 2 दिन के बाद ख़त्म भी हो जाएगा, और ख़त्म होने के बाद भी ये पेन नहीं होगा कभी भी, ठीक है? अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह फ़हद भाई की स्किन हाई क्लास की है। अच्छा। और इससे पहले हमने इसकी रिपोर्ट चेक की थी बाकायदा, और वो रिपोर्ट भी हाई क्लास की थी। उसके बाद ही हम जो है ना वो ट्रांसप्लांट करते हैं। पहले इनकी ब्लड टेस्ट, क्योंकि पहले हमारी हेल्थ है उसके बाद हमारे शौक हैं। ओके हैं अच्छा। फ़हद भाई? ओके, ज़बरदस्त। बस ये थोड़ा-सा लाइन पहले कवर कर दें। ठीक, ठीक। ठीक है, उसके बाद फिर छूट जाए। ठीक, ठीक। क्योंकि सर फिर ठीक। ये लाइन में थोड़ा ना हल्का-सा हल्का सा पेन फील महसूस होता होगा। है। तो ये लाइन हो जाएगी, उसके बाद ठीक, ठीक, ठीक। पेन तो नहीं हो रहा? हल्का-हल्का महसूस होगा ठीक। पेन, मगर ये बॉर्डर जो है ना पूरा ये हो जाएगा, इसके बाद इसको ये भी ठीक। महसूस नहीं होगा। ये वो जो लगाते हैं ना हाथ में पीछे। सोइलिंग नामुमकिन है कि हमारे क्लाइंट को कभी भी आ जाए, क्योंकि हम उसको गाइड भी करते हैं, और माशाल्लाह से काम भी हमारा इतना अच्छा होता है कि हर इंस्ट्रूमेंट जो भी है ना वो वॉश होते हैं, ऑटो क्लिप होते हैं। और जो न्यू इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी हम इसमें यूज़ करते हैं। पंच वगैरह हो गया, और सेब वगैरह हो गया, जो भी हो गया वो न्यू होते हैं। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि फ़ाद भाई बिल्कुल नॉर्मल हैं। असल में देखा जाता है कि लोग बहुत परेशान होते हैं ट्रांसप्लांट को लेके कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से डॉक्टर साहब इसका ऑपरेशन कर रहे हैं, ना इनको ज़्यादा जो है ना कोई तकलीफ़ हो रही है, ना ज़्यादा पेन हो रहा है। और ये बहुत ही यानी कि थोड़ा 4-5 घंटे का ऑपरेशन तो है, लेकिन मुख्तसर सा है ये। इसके अंदर यानी कि आपको तकलीफ़ वगैरह नहीं होती है कोई भी, और आप देख रहे हैं कि बहुत आसान से ये काम हो रहा है।
असल में ये एफयूई लेज़र मशीन से होता है ना, तो एफयूई मेथड का यही मकसद होता है कि ना कोई कट हो, ना पेन हो, ना ब्लीडिंग हो, ना स्टिचेस होते हैं, और ना ही इसमें कोई स्वेलिंग वगैरह होती है। लोग ज़्यादातर जो क्लाइंट है हमारे दोस्त, वो इसी वजह से जो है ना वो ट्रांसप्लांट नहीं कराते, वो विग की तरफ चले जाते हैं, मगर विग में उसकी स्किन को नुकसान होता है। फिर वो आखिर में आते हैं, सर अभी हमें ये हो गया और अभी हमारा डोनर भी नहीं है। तो फिर तो हम भी उनको जवाब दे देते हैं, अगर डोनर एरिया नहीं होगा तो उनका रिजल्ट नहीं आएगा। सही। अगर वो पहले फैसला कर लेते हैं कि भाई हमें ट्रांसप्लांट करवाना है, और ट्रांसप्लांट बिल्कुल ईजी है। एफयूई मेथड के बाद ट्रांसप्लांट अब बिल्कुल एक नॉर्मल सर्जरी बन गई है, और हर किसी को यही चाहिए कि आके ट्रांसप्लांट कराए अगर नीड है तो। नहीं तो दूसरी ट्रीटमेंट है पीआरपी, मीजोथेरेपी, और उसके अलावा एक्सोसोम भी है। तो ये पीआरपी का ये किस तरीके से होता है? पीआरपी क्या चीज़ है? मेरे क्लाइंट को आप बताएँगे कि पीआरपी क्या अमल है अच्छा और उससे क्या फ़ायदा है? हाँ, पीआरपी जो है ना, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, ठीक है। इसका हम ब्लड लेते हैं, उसको जी, हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, फिर उसको जो हम इंजेक्ट करते हैं इसके हेड पे। इसे समझो कि मैं उसमें बहुत अच्छी जो विटामिन्स हैं, जी। और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। एक ब्लड की सर्कुलेशन जो है ना वो ज़्यादा जो है ना तेज़ हो जाती है। जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँचता, वो पीआरपी के ज़रिए ब्लड पहुँचता है, तो बालों में जान आ जाती है, और बाल फिर ग्रोथ और डेंसिटी और बालों में वॉल्यूम भी आ जाता है। व्यूअर, इस वक़्त मैं मौजूद हूँ कराची किंग क्लिनिक में और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तुनियो, और यहाँ हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर हैं। हमारे पेशेंट हैं फ़हाद। चल रहा है हेयर प्लांट का ट्रीटमेंट। जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त हम आपको लाइव कवरेज दिखा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर से। और हम ये एफयूई मेथड से कर रहे हैं, जिसमें कोई कट, पेन या ब्लीडिंग या स्टिचेस या स्वेलिंग वगैरह बिल्कुल नहीं होती। अभी आप हमें इनको ये वाला दिखा दें एरिया, बैक साइड जहाँ पे हमने लोकल दिया है, तो ये बिल्कुल साफ़ है, यहाँ पे कोई ब्लड वगैरह कुछ भी नहीं होगा इसमें। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये फ़हाद भाई का बैक और बिल्कुल क्लियर है।
कोई हालांकि ब्लडिंग हमने नहीं ये है। पूरा कवर कर लिया है। अब इसके बाद हमारा दूसरा जो होगा स्टेप, वो हम जो है ना ग्राफ्ट इनसे निकालेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। जी, अभी हम मौजूद हैं कराची किंग क्लिनिक में। अभी हमारा फर्स्ट स्टेप जो खामोश खामोश, एक लोकल एनेस्थीसिया दोबारा से देते हैं। करना था, दोबारा से करना। जी हम जी अभी हमारा फर्स्ट स्टेप जो है ना वो मुकम्मल हो गया है। जो हम पीछे से लोकल एनेस्थीसिया देते हैं और डोनर जो है ना बिल्कुल सुन्न हो जाता है और पता नहीं चलता पेन वेन का किसी चीज़ का। अभी हमारा दूसरा स्टेप शुरू होगा, वो हम जो है ना करते हैं, जो है ना वो निकालते हैं फॉलिकल। जो ग्राफ्ट वगैरह होते हैं वो यहाँ से निकालते हैं और इससे वो निकाल के वो हम ये आगे जो है ना इम्प्लांट करेंगे। वो हमारा तीसरा जो होगा स्टेप होगा। अभी आप लेट करो, ले लो। कमर नहीं लाना है। नहीं आएगी कमर तेरी यार। देखो इस वक्त हेयर प्लांट का जो ना दूसरा मरहला स्टार्ट हो चुका है, ये दूसरा स्टेप है। इस टाइम पे जो ना पंचिंग हो रही है, यानी कि बाल निकाले जा रहे हैं उनके उस जगह से जहाँ पे घने बाल थे, और इनको यहाँ से निकालने के बाद दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाएगा, ऐसे ही सर? जी 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 अभी हम जो है ना पंचिंग स्टार्ट किए और माशाल्लाह से इनके ग्राफ्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसमें टूज़ और थ्रीज़ हैं, और जो फॉलिकल टूज़ और थ्रीज़ होते हैं वो हाई क्लास की रिज़ल्ट देते हैं, और जो सामने वाला लुक होता है वो हाई क्लास का आता है। तो इसकी फ़हद भाई की माशाल्लाह से बहुत अच्छी जो है ना ग्राफ्ट भी है, और इनकी रिज़ल्ट भी हाई क्लास की आएगी। अभी ये हमारा दूसरा स्टेप जो है ना वो पंचिंग वाला स्टार्ट है। अच्छा सर, एक सवाल मेरा ये है कि ये जो बाल जिस जगह से निकाले जा रहे हैं, इस जगह पे दोबारा बाल आ जाएंगे? नहीं, जिस जगह से हम निकालते हैं जी उसी जगह पे दोबारा बाल वो नहीं आते। जी। बाकी ये होता है कि हम निकालने का तरीका यही होता है कि एक बाल लेते हैं तो 10 बाल हम बीच में छोड़ देते हैं, उसको गैप देते हैं, ताकि ठीक। वो एक हफ्ते में कवर हो जाते हैं। फिर सही। आपको एक हफ्ते के बाद पता नहीं चलेगा कि हमने ग्राफ्ट या बाल हमने कहाँ से लिए थे, एक हफ्ते ठीक के बाद। ठीक। अभी आप ये देख रहे हैं कि ये ग्राफ जो है ना टूज़ में है, थ्रीज़ में है, ठीक है। तो इनको हम जो है ना सामने फ्रंट पे लगाते हैं, जो इनकी हाई क्लास की रिज़ल्ट आती है बाकायदा फ्रंट पे। और इसको हम जितने भी ग्राफ टूज़ और थ्रीज़ होंगे, इनकी हाई क्लास की रिज़ल्ट आती जाएगी। और माशाल्लाह फ़हद भाई के टूज़ और थ्रीज़ जो है ना ग्राफ्ट आ रहे हैं फॉलिकल। 15 बाल जो है ना छोड़ के फिर हम जो है ना तीसरा, चौथा, पाँचवां या छठा बाल हम लेते हैं, ताकि पीछे से एरिया भी इनकी बाकायदा कवर हो। सर ग्राफ भले ज़्यादा निकाल लेना नहीं, वो निकालें और ग्राफ बाकायदा इनके निकालेंगे ताकि इनकी डेंसिटी के साथ भी हो, क्योंकि इनका डोनर वैसे ही माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अच्छा सर, जैसे आपने अभी बताया कि इनका डोनर बहुत अच्छा है जी। और इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, मुझे आप वो चीज़ बताएं जो जिस पेशेंट के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कि आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो वो क्या सिचुएशन होती है कि? ग्राफ के हिसाब से जी। जिसके ग्राफ कम होते हैं। हाँ, यानी क्या मसला आता है जो यानी कि आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, यानी ग्राफ्स कम होते हैं? जी, ग्राफ जिनके कम होते हैं तो हमारा दूसरा ऑप्शन होता है कि हम उसको लेते हैं बीएड से ग्राफ, ठीक है। हमारा तीसरा ऑप्शन वो होता है कि हम उसके चेस्ट से ग्राफ लेते हैं, अच्छा। ताकि उसका जितना भी एरिया हो हम कवर कर सकें, और इसी तरह से हम कवर करते हैं ताकि वो इसका मुकम्मल एरिया कवर भी हो जाए।
सही। और हमारा फोकस यही होता है कि किसी का भी ट्रांसप्लांट हो तो एक ही सेशन में करें, ताकि हम दूसरे सेशन में नहीं जाएं। अच्छा सर, हेड के अलावा, सर के अलावा हम जिस्म के किसी और हिस्से से बाल ले सकते हैं? जी, जी, हम जो है ना वो सर के अलावा सिर्फ बियर्ड से ले सकते हैं और चेस्ट से ले सकते हैं। सही। ठीक है? ये दोनों जो हिस्से हैं ये पायदार बाल होते हैं फिर भी, और ये जो बाकायदा ये रिज़ल्ट हमें देते हैं। स्टिचेस वगैरह, टाँके वगैरह बहुत लगते थे, सही। जिसकी वजह से लोगों के सामने फ्रंट पे फेस पे जो है ना वो सूजन भी बहुत आ जाती थी, और 15 दिन उनके लिए बहुत मुश्किल होते थे। सही। अभी आप ये देखेंगे फहद भाई जैसे ट्रांसप्लांट कराएंगे तो ये कल ही कहीं भी जा सकता है, कोई भी इश्यू नहीं है। क्योंकि हम तो कहते हैं कि ठीक है आप 2 दिन बेड रेस्ट करें, मगर इमरजेंसी में कोई काम है या जॉब पे जाना भी ज़रूरी है ना, तो जी। बैंकर हजरात जो भी हमारे पास आते हैं ना, उनका रात को 12 बजे ऐसे समझो कि ट्रांसप्लांट खत्म हुआ, जी। सुबह 9 बजे वो अपनी ड्यूटी पे भी चले जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ईजी मेथड है, इसमें कोई मुश्किल काम है ही नहीं। तो व्यूअर्स, अभी मेरे साथ आए हुए हैं एक और पेशेंट जिन्होंने 1 महीने पहले कराया था ट्रांसप्लांट, और इत्तफ़ाक़न वो भी डॉक्टर साहब के क्लिनिक आए हुए थे। तो हम इनसे इतना फ़ीडबैक ले लेते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम्स का सामना पेश करना पड़ रहा है, या फिर इनको क्या मुफ़ीद हासिल हुआ है, यानी कि क्या। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। सलाम। आपका नाम? अजीज़ुर रहमान। अज़ीज़ुर रहमान भाई। अज़ीज़ुर रहमान भाई, आपने 1 महीने पहले ट्रांसप्लांट करवाया था। जी, जी। क्या फ़र्क महसूस किया? क्या इसके फ़ायदे हैं? देखो, आपको अच्छी तरीके से पता है, डॉक्टर साहब के पास मैं आया था कोयटा से। हम कोयटा से ताल्लुक़ रहने वाला है। मेरा नाम माशाल्लाह, कोयटा अज़ीज़ुर से आप रहमान, आए थे कोयटा से ट्रांसप्लांट आया था। करवाने? यहाँ पे डॉक्टर साहब को वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से देख रहा था। इसके माशाल्लाह बहुत लोग, सब लोगों से मैंने पूछा, इसके सारे लोग इस पे काफ़ी मुतमईन है। सही है। तो हम भी आया था 1 महीने पहले, इसको मेरे को ट्रांसप्लांट किया, बहुत अच्छी तरीके से किया। ना कोई में दर्द के महसूस हो गया, ना कुछ किया, बहुत अच्छी तरीके से काम किया। अभी 1 महीने आपको सामने है ये काम हमारा। मैं आपके पास बैठा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से मैं डॉक्टर का काम मुतमईन हूँ। इंशाल्लाह आगे अभी देखते हैं क्या सूरत-ए-हाल है। माशाल्लाह से अज़ीज़ुर रहमान भाई बहुत मुतमईन हैं ट्रांसप्लांट से। डॉक्टर साहब, आप मुझे थोड़ा-सा बताएँगे तो क्या प्रोसीजर है और कितना ग्रोथ इनका हुआ है बालों में? क्या यानी कि इनका फ़ायदा इस वक़्त अब तक जी। 1 महीने हो गए, और कितना टाइम इनको मज़ीद लगेगा? जी, जैसे कि ये दोस्त हमारे पास आए हैं कोयटा से, अज़ीज़ रहमान साहब, ठीक है? तो इसको 1 महीना हुआ है, इसका हमने ट्रांसप्लांट किया था, ठीक है? तो अभी ये इनकी सूरत हाल जो करंट पोज़ीशन है, अभी ये है शेडिंग पीरियड में। शेडिंग पीरियड। शेडिंग पीरियड में यही होता है कि जितने हम बाल लगाते हैं और हमने इसका ये पूरा एरिया जो है ना वो कवर किया था। शेडिंग पीरियड में जितने भी बाल होते हैं वो गिर जाते हैं, ठीक। अपना रूट छोड़ के, उसके बाद वो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? ठीक। उसके बाद ये बाल जब आते हैं वो 2.5 महीने या 3 महीने के बाद ग्रोथ स्टार्ट होती है। ठीक। और स्टार्ट जो होती है, जो बाल ग्रोथ होते हैं वो लाइफ टाइम के लिए होते हैं, वो कभी भी बाल नहीं जाते, वो लाइफ टाइम बाल वो होते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी फ़हद हमारे पेशेंट है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर हम देख रहा था कि उनका जो ना ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उनके तो काफ़ी ज़्यादा बाल हर जगह पे थे। जब अज़ीज़ुर रहमान भाई जब आपके पास आए थे तो इनके क्या यानी सूरत-ए-हाल थी, इनकी हेड की, कहाँ तक इनके बाल थे और कहाँ तक नहीं थे इनके? हाँ, अज़ीज़ रहमान भाई के जो बाल थे वो इनका पूरा हेड खाली था, ठीक पूरा है? हेड खाली था ये पूरा जगह? हेड खाली था। जहाँ इनके और जो बाल हमने हैं इसके ये थे पहले? हाँ, ये पूरा हेड जो है ना वो खाली ठीक। था, ठीक। और हमने इसको ये पूरा बाल जो है ना वो लगाए हैं, ठीक है? ये कवर किए हैं, मगर अभी शेडिंग पीरियड में आपको वो बाल जो है ना वो गिर गए हैं, ठीक। इनके रूट जो है ना वो स्किन में रह गए हैं। ठीक। अभी आप इसकी डोनर एरिया भी देखेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि 1 महीने के बाद ये बाकायदा जो है ना ये कवर हो गया है। अच्छा, और ये डोनर एरिया में यहाँ ये से था? हमने ग्राफ्ट बाकायदा लिए थे। जी बिल्कुल। अभी 1 महीने में आप देखें कि इसका डोनर एरिया फिर से हाई क्लास का हो गया है, जिससे कि पता ही नहीं चल पता रहा ही है नहीं कि चल रहा, बिल्कुल। ट्रांसप्लांट हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये शेडिंग पीरियड कितना ये टाइम का होता है? अच्छा, शेडिंग पीरियड जो होता है कम से कम 40 से 45 दिन तक होता है। ठीक। उसके बाद जो बाल ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं वो 2.5 से 3 महीने के बाद होते हैं, ग्रोथ करना स्टार्ट करते ऐसे हैं, 3 महीने ठीक में। है? और हमें 6 महीने में तकरीबन जो है ना वो 50% हमें रिजल्ट मिलते हैं। 6 महीने 6 के महीने अंदर। में,
और हमें अगर फुल रिज़ल्ट चाहिए तो वो हमें 10 से 12 महीने हमें दरकार होते हैं कि भाई 10-12 महीने में हमें फुल एक रिज़ल्ट मिल जाती है बाकायदा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी अज़ीज़ रहमान भाई 1 महीने बाद आए हुए हैं अपना चेकअप करवाने के लिए। तो ट्रांसप्लांट करने के बाद यानी कि चेकअप यानी कि हर हफ़्ते रूटीन पर होता है या महीनावार रूटीन के ऊपर, या फिर बस एक दफ़ा करा के, जैसे अगर कोई बाहर से आता है लाहौर से, इस्लामाबाद से, पेशावर वगैरह से, जैसे अभी अज़ीज़ रहमान भाई क्वेटा से आए हुए हैं, जी, जी। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हफ़्ते में चक्कर लगाना या 1 महीने बाद हुँ, चक्कर लगाना। तो हुँ। इसका क्या प्रोसीजर है? यानी कि आना लाज़मी है ट्रीटमेंट करवाने के लिए, या फिर कुछ ऐसी जना मेडिसिन वगैरह या हैं जो वहीं बैठे ये इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, जी, हम इनको पूरा-पूरा गाइड करते हैं। इवन कि हमारे पास लाहौर से, गिलगित-बल्तिस्तान से, फैसलाबाद से, पूरे मुल्क से जो है ना वो लोग आते हैं, पूरी कंट्री से। तो हम उनको पूरा गाइड करते हैं कि भई आप ट्रांसप्लांट करवा के जाओ, उसके बाद हमें आप सिर्फ़ व्हाट्सएप पे मैसेज करो, हम आपको पूरा-पूरा गाइड करेंगे कि किस चीज़ की आपको नीड है और कौन-सी आपको मेडिसिन चाहिए, तो हम उनको दे देते हैं। वैसे ये भाई अभी आए हैं क्वेटा से कुछ दिनों से पहले, तो इन्होंने कहा मैं यहाँ से चक्कर भी लगा के आ जाऊँ ठीक, ठीक, और ठीक। मैं अपना चेकअप भी करवा के आऊँ। ठीक, ठीक, ठीक। स्पेशली आप चेकअप कराने नहीं आए थे, आप किसी काम से कराची आए थे? हाँ, फिर यानी कि डॉक्टर के ट्रीटमेंट पास भी है तो डॉक्टर चेकअप साहब के लिए भी अच्छा, अच्छा। देखा आपने अपने नाज़रीन के अज़ीज़ रहमान भाई इस वक़्त हमारे साथ हैं और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट इनका हमारे सामने आ रहा है। जो लोग डरते हैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने से, यानी कि इसको वो समझते हैं कि ये बहुत ही ख़तरनाक अमल है और ये जो है ना यानी कि पेन करेगा या तकलीफ़ देगा या बाद में जाके जो है ना बाल ग्रोथ नहीं होंगे। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। आप सब देख रहे हैं कि ये एक मिसाल अज़ीज़ रहमान भाई हमारे सामने बैठे हुए हैं और जो है ना इनका रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। अभी हम लोग दोबारा थोड़ी देर बाद फ़ाद भाई का ऑपरेशन चल रहा था, तो हम आपको लेके चलेंगे दोबारा फ़ाद भाई के पास थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कैसे सर, हो? ठीक है? शुक्र क्या नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका? सर मेरा नाम अरसला ख़ान ज़िमरी है, मैं डिस्ट्रिक्ट मुस्तक़िल से ताल्लुक़ है। माशाअल्लाह। कितने और दिन पहले आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था? उसका क्या फ़ायदा हुआ है? क्या सर मैंने रिज़ल्ट? यहाँ कम से कम 15 दिन पहले ट्रांसप्लांट करवाया और माशाल्लाह अच्छे रिज़ल्ट है। और मेरे काफ़ी दोस्त भी इस तैयारी में है कि हम वहाँ से आके ट्रांसप्लांट करवाएँ। कोई परेशानी का सामना करना नहीं, नहीं पड़ा कोई आपको हेयर परेशानी प्लांट के नहीं अंदर? सर, बिल्कुल रिलैक्स माहौल थे, स्टाफ भी ज़बरदस्त स्टाफ थे, डॉक्टर साहब भी अच्छे थे और माशाल्लाह ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हेयर प्लांट का रिज़ल्ट जो फीडबैक दिया है क्लाइंट ने। तो व्यूअर इस वक़्त तीसरा स्टेप स्टार्ट हो चुका है, जो बाल पीछे से निकाले गए थे, उनको भी आगे लगाना स्टार्ट कर दिया गया है। डॉक्टर साहब इसके बारे में अभी आप क्या कहेंगे कि ये जो अभी ट्रीटमेंट हो रहा है, हुँ, हुँ। इसे क्या कहते हैं? अच्छा, इसी हम स्टेप को बोलते हैं प्लेसमेंट, ठीक है? प्लेसमेंट। हाँ, अभी ये प्लेसमेंट कर रहे हैं और फ्रंट से इनको बाकायदा डेंसिटी दी जाएगी। इसमें 2s और 3s के हिसाब से जो है ना वो ग्राफ्ट लगाए जाएँगे ताकि फ्रंट बाकायदा एक डेंसिटी हो और उसके बाद जितने भी पीछे ग्राफ्ट हमें लगाएँगे वो 2s और 3s जो होंगे ना तो हाई क्लास की एक डेंसिटी आती जाएगी इसमें। व्यूअर्स मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है कि देखें बिल्कुल छोटे-छोटे से बारीक-बारीक सी जड़ें इस सर के अंदर जो है ना लगाई जा रही हैं। तो व्यूअर्स इस वक़्त मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे देखें छोटे-छोटे से ये जड़ें हैं जो इन बालों को आगे लगाया जा रहा है। ये छोटे-छोटे व्हाइट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये बाल हैं, इनकी जड़ें हैं और इनको लगाया जा रहा है आगे की तरफ। और इससे कोई पेन नहीं हो रहा, कोई किस्म का जो ना मसाइल पैदा नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल हमारा जो ना पेशेंट है फ़ाद भाई, वो आराम से जो ना रिलैक्स होके लेटे हुए हैं। फ़ाद भाई आपको कुछ दर्द महसूस हो रहा है, कुछ पेन महसूस हो रहा है? कुछ भी नहीं महसूस ओके हो रहा है। हैं फहद भाई? ओके, ज़बरदस्त। और माशाल्लाह इसकी अभी आप डेंसिटी देखेंगे कि हाई क्लास की आएगी क्योंकि हमने इसकी जो ग्राफ्ट है वो बाकायदा 2s 3s के हिसाब से लगाए हैं फ्रंट पे ताकि ये बाकायदा लुक जो है हाई क्लास का होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसने ट्रांसप्लांट कराया है। वैसे ट्रांसप्लांट में जो है ना वो अलग से बाल नज़र आते हैं, किसी को पता भी चल जाता है कि इसने ट्रांसप्लांट कराया है, मगर इसका हम इस तरह से करते हैं
कि किसी को फील ही नहीं होगा किसी ने ट्रांसप्लांट कराए, और एक नेचुरल लुक होगा बाकायदा इसको। बस। अच्छा विशन भाई, आपको कैसा लगा यहाँ पे ट्रांसप्लांट करवाते? और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे। सही। और मैं यहाँ पे आया हूँ, कराची से मेरा ताल्लुक़ है, ज़ीशान नाम है मेरा। हम्म, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपका यहाँ पे रिस्पांस है। डॉक्टर तुनियो साहब हैं, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। स्टाफ भी बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का। तो इंशाल्लाह जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, हम तो यही उनको सजेशन देंगे कि आप आएँ यहाँ पे और आप भी यहाँ पे आके ये कराएँ। ठीक है। और इसमें कोई पेन वेन तो नहीं हुआ आपको? जो लोग ख़ास तौर पे डरते हैं कि भाई पेन होता है या कुछ होता है या साइड इफ़ेक्ट होता है, ये आपको तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ ना इसमें? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तकरीबन मुझे 1.5 मंथ हो गया है हम्म, कराए हुए, और पेन वगैरह नहीं है, पेन लेस ही है, और इन्फेक्शन वगैरह भी कुछ नहीं है। मेडिसिन जो वगैरह जो मुझे दिए हैं वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो रिज़ल्ट परफेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी राशिद भट्टी एंड यू आर वाचिंग भट्टी साहब चैनल। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं कराची किंग क्लिनिक में और यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं माहिर तजर्बाकार सर्जन डॉक्टर अब्दुल वहीद तुनियो, जिन्होंने अपने सैकड़ों क्लाइंट्स को एक नया लुक दिया और एक नया एतमाद दिया। आइए मिलते हैं डॉक्टर अब्दुल वहीद तुनियो से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है जी वालेकुम। शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्त राशिद भट्टी साहब का, जिन्होंने यहाँ पर कराची किंग क्लिनिक में आकर यहाँ से एक मौका दिया है दोस्तों को, व्यूअर्स को, जो एक ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं, तो उनको कुछ पता चले कि हमें क्या करवाना है और किस तरह से करवाना है और इसमें क्या क्या स्टेप आते हैं। डॉक्टर साहब, हेयर ट्रांसप्लांट आजकल हर तरफ हेयर ट्रांसप्लांट की आवाज़ें आ रही हैं। आप क्या कहते हैं कि ये क्या चीज़ें, मेरे व्यूवर्स को बताइए कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या चीज़ है और ये किस तरीके से किया जाता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हेयर ट्रांसप्लांट मेन चीज़ यही है कि लोगों में जब पहले बाल चले जाते थे, तो उनको कोई भी उम्मीद नहीं होती थी कि भई अब हमारा क्या होगा, हमारे बाल दोबारा आएँगे, नहीं आएँगे। मगर जो हेयर ट्रांसप्लांट आया है मेथड, उसके बाद लोगों में एक नई लुक लुक भी आया है, एक कॉन्फिडेंस आया है, और उसके बाद जो है ना लोगों में एक जो पुरएतमाद होते हैं, वो भी आया है, और लोग जो है ना वो ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं इसीलिए कि भई उनका लुक चेंज हो जाता है और उनमें कॉन्फिडेंस हाई क्लास का आ जाता है। इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांट करवाना उनके लिए लाज़मी होता है। डॉक्टर साहब, ये प्रोसीजर किन लोगों के लिए मौजू होता है और इसके क्या एक्सपेरिमेंट है, क्या इसके नुकसानात हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं? क्या हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद इंसान की ज़िंदगी भर के लिए जान छूट जाती है या फिर दोबारा से कुछ सालों बाद वो गंजपन में मुब्तला हो जाता है? जी, ये तो यही होता है कि उन लोगों के लिए लाज़मी है जिनको ज़रूरत होती है, जिनके बाल नहीं होते, बिल्कुल कम बाल हो जाते हैं, एक उनकी स्किन नज़र आती है और उनका कॉन्फिडेंस खत्म होता जाता है ना, तो उनके लिए बहुत लाज़मी है। और उनमें मेन चीज़ यही है कि हम पहले पहले ब्लड टेस्ट करवाते हैं, वो भी देखते हैं, अगर उनकी ब्लड टेस्ट सही आती है, तो उसके बाद हम कहते हैं कि भई आप जो है ना वो ट्रांसप्लांट करवाने के लिए जो है ना एलिजिबल एलिजिबल हैं। और आप जो है ना वो ट्रांसप्लांट करवा लें, तो उनको हम गाइड करते हैं फिर। डॉक्टर साहब, आजकल देखा जाता है कि बाल जिस्म में बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि एक नया लुक जो है ना इंसान का जो है ना वो बालों से होता है। देखा जाता है कि कई देखा जाता है कि कई जगह पर रिश्तों का प्रॉब्लम हो जाता है, कई जगह पे सेलिब्रिटीज़ कोई एक्टर होते हैं तो उनको बालों का बहुत ज़्यादा मसला मसाइल होते हैं। तो ये हेयर ट्रांसप्लांट जो निकला है, ये इन सब के लिए, यानी कि ऐसा है कि इनकी जान छूट जाएगी एक दफ़ा कराने के बाद? हाँ जी, बिल्कुल यही होता है कि एक ही मर्तबा ट्रांसप्लांट करवा लो। मेन चीज़ है कि आप उनकी मेंटेनेंस करते रहो। एक 6 महीने, 8 महीने के बाद पीआरपी वगैरह कुछ ले ली, तो इंशाल्लाह ताला वो बाल कभी भी नहीं जाएँगे। और बहुत सारे लोग ऐसे बच्चे आए हैं हमारे पास जिनकी 25 साल, 22 साल उम्र है, उनके रिश्ते भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो ऐज में हमें बहुत बड़े नज़र आते हैं। ऐसे समझो ऐज उनकी 25 है, मगर वो दिखते हमें जो है ना 40 प्लस भी लगते हैं।
तो अब उनको बहुत टेंशन होता है कि भई हम अपने बाल लगवा लें, ताकि हमें जो असल जो एज है वो भी लोगों को दिखने में आए कि हमारी असल एज ये है। तो लोग डिप्रेशन में चले गए थे, तो हमने अब बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे क्लाइंट को, दोस्तों को जो है ना ट्रांसप्लांट किया है, जिसकी वजह से उनको बहुत अच्छा एक फ़ायदा मिला है और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है और माशाल्लाह से अब उनका लुक भी चेंज है। डॉक्टर साहब सुना है कि इसका जो प्रोसीजर है, ऑपरेशन होता है इसका और वो ऑपरेशन कोई 6 से 8 घंटे का होता है। तो लोग ये बात सुनकर जो ना वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि यार 6-8 घंटे का ऑपरेशन यानी कि हमारे साथ क्या होने वाला है। इस वजह से फिर वो इस तरफ आते नहीं हैं, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? जी, जी, बिल्कुल, ये 6 से 7 घंटे का प्रोसीजर है, मगर इसमें हम सिर्फ़ जो है ना वो लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ ऊपर वाली स्किन हमारी जो है ना वो सुन्न होती है। उसके बाद वो पूरे होश-हवास में होता है, मोबाइल देखता रहता है, घरवालों से बात करे या इसके अलावा अगर वो ब्रेक लेना चाहे, 4 मरतबा, 5 मरतबा, 8 मरतबा वो ब्रेक ले सकता है, कोई भी पाबंदी नहीं होती और उनके साथ ऐसे समझो कि फ्रेंडली हमारा माहौल होता है, वो यहाँ पे टेंशन में भी नहीं होता बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जगह से बाल निकाल कर दूसरी जगह पर लगाए जाते हैं, तो जिस जगह से बाल निकाले जाते हैं, वो बाल वापसी अपने कितने दिनों के अंदर आ जाते हैं? आम रूटीन में जैसे हमारे बाल हम अगर गंजपन करवाते हैं अपना, तो वो जिस स्पीड में आते हैं, उसी स्पीड में आते हैं या फिर उनको टाइम लगता है वापसी? अच्छा, ट्रांसप्लांट के जो बाल हम लगाते हैं, तो वो तो पहले शेडिंग पीरियड होता है उसका, तकरीबन 45 दिन में उसमें शेडिंग पीरियड होता है। वो पहले बाल जो है ना वो झड़ जाते हैं, ठीक है? और उनका रूट हमारी स्किन में रह जाता है। उसके बाद वो जो ग्रोथ करता है वो 2.5 महीने, 3 महीने के बाद ग्रोथ करता है वो बाल, ठीक है? और वो उनका जो है ना 6 महीने में एक पफ वगैरह बन जाता है। मगर 6 महीने में भी हमें 50% रिज़ल्ट मिलता है। अगर हमें 100% रिज़ल्ट चाहिए तो वो हमें 10 से 12 महीने में वो 100% रिज़ल्ट मिल सकती है। डॉक्टर साहब पीआरपी क्या चीज़ है? पीआरपी के बारे में आप हमारे लोगों को थोड़ा-सा गाइड करेंगे, हमारे व्यूअर्स को कि पीआरपी के पहले टेस्ट किया जाता है और पीआरपी का टेस्ट पॉज़िटिव आने के बाद ही हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है या फिर पीआरपी का हेयर ट्रांसप्लांट से कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, पीआरपी तो एक बालों को मज़बूत करने के लिए है। इसमें प्लेटलेट रिच प्लाज़्मा है, ठीक है? वो हम ब्लड निकालते हैं, फिर वो सेंट्रीफ्यूज करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल अलग करके, जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, वो हम इंजेक्ट करते हैं, ताकि हमारे बालों में जो ब्लड की सर्कुलेशन है, वो नहीं पहुँच सकती। तो व्हाइट ब्लड सेल से बाकायदा वो सर्कुलेशन पहुँच जाती है और उससे वो बालों में बहुत अच्छी जान भी आती है, ताकि उनको जो बालों को ब्लड पहुँचता है, तो बालों में एक जान भी आती है और ग्रोथ भी होती है, डेंसिटी भी होती है और वॉल्यूम भी आता है। तो पीआरपी एक आम आदमी करा सकता है, ट्रांसप्लांट के बाद भी होती है। अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं, हेयर लॉस हो रहा है, तो वो पीआरपी भी करवा के अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है और उनकी जो है ना हेयर लॉस वो ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब गरीब आदमी इस चीज़ को अफ़ोर्ड कर सकता है, हेयर ट्रांसप्लांट कराने का क्या बजट है? आपके क्लिनिक के अंदर इसकी क्या फ़ीस है? ताकि अगर मेरे व्यूअर देख रहे हों जो कम बजट के अंदर करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई डिस्काउंट पैकेज या कोई स्कीम या आपने ऐसी निकाली हो कि हर बंदा इस ऑफ़र से अवेल कर सके? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी वैसे तो चार्जेज़ है 120 1,20,000 चार्जेज़ है हमारी, मगर हमने लाज़मी है ऐसे लोगों के लिए रखा है जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। 60,000 का हमने ये पैकेज रखा है, जिसमें हमने 2 पीआरपी भी रखी हैं, हेड वॉश भी रखा है, बैंडेज रिमूव रखा है और इसके अलावा 7 से 8 महीने चेकअप भी रखा है फ्री में। और इसके अलावा उनकी रिज़ल्ट भी आएगी विथ रिटन गारंटी और गारंटी भी हमारी मनी बैक गारंटी होती है, क्योंकि हमें पूरा-पूरा यकीन होता है अपने काम पे, क्योंकि हम काम एक प्रॉपर तरीके से करते हैं और रिज़ल्ट भी 100% आती है उसकी। तो इसीलिए हमने जो लोग गरीब लोग हैं, उनके लिए हमने 60,000 रखा है, ताकि वो सब जो है ना इससे फ़ायदा ले सकें। डॉक्टर साहब कितने अरसे से आप इस प्रोफ़ेशन के अंदर हैं? जी, मैं तकरीबन मुझे 15 से 16 साल हो गए हैं ट्रांसप्लांट करते हुए। पहले हम एफ़यूटी वाला भी करते थे, अब एफ़यूई भी करते हैं। डॉक्टर साहब ये एफ़यूडी और एफ़यूई क्या है? ज़रा मेरे व्यूअर्स को आप ज़रा सही तरीके से समझाएँगे? हाँ, एफ़यूटी ये होता है कि हम पहले स्ट्रिप निकालते थे, जो पुराने ज़माने में हम करते थे, ठीक है? तो फिर वहाँ से हम बाल लगाते थे, निकालते थे, उसके बाद उसमें टाँके होते थे और बाकायदा उसमें जो है ना वो एक थोड़ा पेनफुल था। अभी जो है अभी ये एफ़यूई है, एफ़यूई बिल्कुल एक आसान मेथड है कि 2 दिन के बाद पता नहीं चलता कि हमने ग्राफ्ट्स वग़ैरह कहाँ से लिए हैं और बिल्कुल पेनलेस है ये।
डॉक्टर साहब अब तक आप कितने हेयर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं और कितने केस कामयाब हो चुके हैं और कोई ऐसा केस जो आपको लगता है कि वो नाकाम हो चुका है, यानी कि आपने पूरी कोशिश की हो अपनी लेकिन उससे बाल ना आए हों? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह 15-16 साल में हमने तकरीबन हज़ारों में किए हैं और हज़ारों ही हमारे ट्रांसप्लांट जो हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं। क्योंकि हम एक प्रॉपर काम करते हैं, बाकायदा उनकी ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद कोई भी चांस नहीं होता कि भई वो आप फेल जाएँ। क्यों? क्योंकि हमें रिपोर्ट में हम देखते हैं कि कौन-कौन सी रिपोर्ट उनकी सही है, अगर कुछ भी रिपोर्ट में गड़बड़ होती है तो फ़िलहाल हम उसको डिले कर देते हैं, जैसे शुगर हो गई, तो हम कहते हैं कि भई शुगर को आप मेरे मेंटेन करो, उसके बाद आप ट्रांसप्लांट कराओ। किसी की हम देखते हैं अगर ये रिपोर्ट सही नहीं है, तो हम उसकी नहीं भी करते और हमें पहले पता चल जाता है, उसके बाद हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इसी की वजह से हमारा कोई भी ट्रांसप्लांट जो है ना वो फेल नहीं गया, सब ट्रांसप्लांट माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से सब कामयाब रहे। डॉक्टर साहब मेरे व्यूअर्स को बताइए कि ट्रांसप्लांट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि बाद में कोई एलर्जी टाइप की हो जाए या फिर कुछ पेन हो जो ख़त्म ना हो रहा हो, कुछ इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स तो ट्रांसप्लांट के हैं या नहीं हैं? नहीं, साइड इफ़ेक्ट इस ट्रांसप्लांट में नहीं है, जो आपको डॉक्टर रिकमेंड करें, आप उसी पे करें। आपको एक मना कर रहा है कि भई तम्बाकू-नोशी से कर रहा है या कुछ ऐसी नशेआवर चीज़ों से, तो आप जो है ना उसी पे एग्री रहें और उसी पे ख़्याल करें और केयर करें। तो इसी का साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है और मेन चीज़ है कि पहले ट्रांसप्लांट से ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो उसके बाद कोई चांस नहीं बनता कि आफ्टर ट्रांसप्लांट कोई साइड इफ़ेक्ट हो या कोई रिएक्शन हो या कोई नुकसान भी। डॉक्टर साहब किस सूरत-ए-हाल के अंदर पेशेंट को मना किया जाता है कि हम आपका ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, यानी कि कुछ उसके अंदर ब्लड के अंदर कुछ मामलात होते हैं या फिर उनके बाल जो है ना वो बिल्कुल ही कम होते हैं कि आप निकाल के इसे दूसरी जगह लगाएँगे तो फिर यानी कि नहीं उसका रिज़ल्ट निकलेगा। कुछ ऐसे केसेज़ हैं जिसमें आप बिल्कुल मना कर देते हैं कि हम आपका ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते? हाँ, इसमें ऐसे होते हैं जिसमें हेपेटाइटिस सी हो गई, बी हो गई, क्योंकि उसमें हमारे स्टाफ को या पूरा खतरा होता है, तो इसमें हम वो नहीं करते उनको। अच्छा जो लोग जो दिल का जिनको प्रॉब्लम होता है हार्ट का, उनको भी हम मना करते हैं कि भई आप दूसरी जो है ना ट्रीटमेंट ले लो, ट्रांसप्लांट की तरफ नहीं जाओ, एक रिस्की है, तो हम उनको भी बताते हैं। बाकी मेन चीज़ है कि हर चीज़ में ओके है, तो वो ट्रांसप्लांट करते हैं। डॉक्टर साहब हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जदीद जो आपकी नज़रों में कि वो आने वाली है या फिर आ चुकी है कि इससे ज़्यादा मज़ीद आसान हो जाए जो 6-8 घंटे का ऑपरेशन ना करना पड़े? नहीं, अभी तो ऐसी कोई भी नहीं आई है, एफ़ईयूई आया है, एफ़ईयूई के बाद डीएचआई आया है, ठीक है? और वो भी सेम तरीका है, सिर्फ़ ट्रांसप्लांट जो करते हैं ना, प्लेसमेंट का तरीका अलग है, बाकी डीएचआई आया है, मगर उसमें भी रिज़ल्ट हमें वो नहीं मिल रही, उसमें हमें रिज़ल्ट कम से कम जो है ना 40-50 प्लस जो है मिल रही है, 100% नहीं मिल रही। मगर एफ़ईयूई में हमें 100% रिज़ल्ट मिल रही है, जिसकी वजह से हम खुद भी एफ़ईयूई करते हैं। डॉक्टर साहब मेरे व्यूअर्स के लिए कोई स्कीम कि कोई हमारी वीडियोज़ देख के आपके पास आता है या हमारे चैनल का नाम लेके आपके पास आता है, कोई स्पेशल डिस्काउंट? जी, जी, बिल्कुल, उसको हम डिस्काउंट दे देंगे और उनको हम ऐसे समझो कि आपका नाम लेकर या आपके चैनल का नाम लेकर आएँगे, तो इंशाल्लाह हम उनको 5 से 10,000 और भी कम कर सकते हैं, सिर्फ़ आपके थ्रू जो आएँगे लोग। डॉक्टर साहब ये बाल गिरने की वजह क्या है? ये गंजपन क्यों होता है? ये हेयर फॉलिंग क्यों अक्सर में किस वजह से होती है? कोई डिप्रेशन की वजह से होती है या फिर कोई बीमारी की वजह से होती है? आजकल हर दूसरे घर के अंदर देखा जाता है कि जो है ना गंजपन बहुत ज़्यादा हो रही है, लोगों के बाल गिरना शुरू हो गए हैं। तो इसके हमें ज़रा-सा कुछ बता दें। हाँ, बिल्कुल ये इसी में होता है कि 90% जेनेटिकल प्रॉब्लम होता है, ख़ानदानी मसला होता है, जिसी की वजह से ये गंजपन के शिकार होते हैं, ठीक है? मगर उन लोगों के लिए भी एक अच्छा मौका तभी होता है कि देख रहे हैं कि भई हमारे ख़ानदान में ये हेयर लॉस का मसला हो रहा है, तो वो पहले से ट्रीटमेंट कराएँगे ट्रीटमेंट, तो उसके बाद वो ट्रांसप्लांट की तरफ नहीं जा सकते हैं। और उसके अलावा डिप्रेशन में जो जाते हैं, कोई खुदा ना ख़ास्ता कोई डिज़ीज़ लग गई, कोई बीमारी आ गई, तो उसी की वजह से भी बाल जाते हैं। डॉक्टर साहब आजकल ज़्यादातर देखा जाता है कि विग की तरफ लोगों का रुझान था कि लोग विग लगा लेते थे, विग लगा के अपने जो है ना गंजपन छुपा लेते थे, कवर कर लेते थे। तो विग्स के कोई नुकसानात वगैरह हैं या फिर विग सही है, आप क्या कहते हैं? नहीं, विग तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल जो है ना वो नुकसान है। चलते-चलते 2-4 महीने, 6 महीने में वो आपकी स्किन को नुकसान पहुँचा देगी। हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आए हैं जिनकी स्किन ही ख़राब हो रही है और वो उनके बाल जो थोड़े बहुत बाल थे ना, वो भी जो है ना वो कम होने लगते हैं क्योंकि वो रेज़र पहले लगाते हैं, उसके बाद विग लगाते हैं। तो जितना भी एरिया उनका ट्रांसप्लांट के लायक होता है, वो भी ऐसे समझो कि लायक फिर नहीं बनता कि फिर हम भी उनको जवाब देते हैं, भई आपका डोनर ही नहीं है, आपके डोनर से 1000 बाल नहीं निकल सकते, तो हम क्या कर सकते हैं?
तो वो विग लगाने की वजह से भी ये होता है प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, मेरे व्यूवर्स को आप क्या मशवरा देंगे कि शुरू में जब थोड़ा-थोड़ा करके बाल गिरने लगते हैं, तो उसी वक़्त वो आप लोगों से राब्ता कर लें? असल में देखा जाता है कुछ लोग थोड़ा-थोड़ा से परेशान नहीं होते कि यार खैर है 2-4 गिरे, 2-4 गिरते-गिरते जो पूरे उनके बाल गिर जाते हैं, फिर वो आपके पास आते हैं। तो उसके अंदर ज़्यादा पैसे लगते हैं ऑपरेशन करवाने के लिए, या फिर अगर शुरू में आपके पास वो आ जाए, तो उसका कोई हल है कि उसको हेयर ट्रांसप्लांट से रोका जाए? जी, जी, बिल्कुल हल है। अगर किसी का शुरू में हेयर लॉस हो रहा है ना, देख रहे हैं कि 50-100 गिराव जो हमारे डेली गिर रहे हैं ना, तो उसके बाद वो लाज़मी है क्लिनिक से कॉन्टैक्ट करें, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएँ, क्वालिफ़ाइड डॉक्टर को दिखाएँ और उनकी पीआरपी भी ले लें, मेसोथेरेपी ले लें, हालाँकि एक्टोज़ोन भी आया है अभी, वो ले लें और उसके बाद मेन चीज़ है कि वो ट्रांसप्लांट से बच सकते हैं। उनको ट्रांसप्लांट की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मगर एरिया खाली हो गया, कुछ भी साइडें खाली हो गई, तो उसका कोई भी इलाज नहीं है विदाउट ट्रांसप्लांट। डॉक्टर साहब, आज कोई ऑपरेशन है आपका? जी हाँ, आज हमारी सर्जरी चल रही है, अभी-अभी मैं वहाँ से होकर आया हूँ। डॉक्टर साहब, आप इजाज़त देंगे कि मैं अगर अपने व्यूवर्स को आपके ऑपरेशन थिएटर के अंदर से कवरेज करके मैं दिखा सकूँ? जी, जी, बिल्कुल हम इजाज़त दे देंगे, मगर हम क्लाइंट से पहले परमिशन लेते हैं। कोई भी क्लाइंट आता है, लाज़मी उनसे परमिशन लेते हैं, उसके बाद हम आपको भी इजाज़त देंगे। आप बिल्कुल दिखा सकते हैं व्यूवर्स को, ताकि उनका जो डर, खौफ़ है, वो ख़त्म हो सके। तो जी व्यूअर्स, डॉक्टर साहब ने परमिशन ली है क्लाइंट से और क्लाइंट ने परमिशन दे दी है कि हम उनकी कवरेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको दिखाते रहेंगे हम पूरा ऑपरेशन थिएटर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको लेके चलते हैं ऑपरेशन थिएटर में।